रेसलिंग की बात करें तो जो लड़कियां बनना चाहती हैं रेसलर एज ए स्पोर्ट्स वुमेन, इतना राइट रोल प्ले करती है। जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं और जो हमारी मेहनत होती है और हम उस हिसाब से अगर डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे ना। आप पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने, या किस तरह से जो महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, रेसलर बनना चाहती हैं, तो वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि आप एजुकेशन के बिना। हरियाणा से ज़्यादातर बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, ओलंपिक जाते हैं, या भोपाल है या इंदौर है या दिल्ली में भी जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, क्या वहाँ जाकर हम खुद को और अच्छा ट्रेन कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्रेया टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में श्रेया। आज के शो में मैं बात करने वाली हूँ खेलों की। और जब खेलों की बात आती है ना, तो इंडिया में एक ही खेल हमारे दिमाग में आता है और वो है क्रिकेट। लेकिन इससे जरा हटके सोचिए उस मिट्टी के अखाड़े के बारे में, जहां मेहनत की असली परिभाषा लिखी जाती है, और उसी मिट्टी के अखाड़े से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर खेलने वाली एक दमदार धाकड़ हमारे शहर की बेटी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रानी राणा आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी बातें करनी है और जो बताएंगी कि असल में बेटियों को, खास तौर से एक महिला को, एक लड़की को जब अपने सपने देखने होते हैं और उन्हें पूरा करना होता है, तो किस स्तर तक मेहनत करनी पड़ती है, और अगर कोई ठहराव भी आए, जीवन में संघर्ष भी आए, तो उसको कैसे आप पार कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। रानी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने मुझे इस शो में मौका दिया अपनी बात रखने का, और मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। साथ ही आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि एज ए धाकड़ कहना चाहिए ना, और एक कुश्ती के क्षेत्र में जाना, कहाँ से लगा कि आज इससे मैं भी कुश्ती खेलूँगी? मैं बता सकती हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि हम स्कूल लाइफ में जब हम छोटे पूरे कंपटीशन जो स्कूल गेम होते थे उसमें खेलती थी मैं। कभी रनिंग में भाग लेना, स्कूल में मैं फर्स्ट आती थी। और फिर एक बार ऐसे गांव में, मेरे गांव से बगल में ही एक दंगल होता था। वहाँ पे सिर्फ मेल मतलब आदमियों की भीड़, और सिर्फ बीच में पहलवान लड़ते थे। जब मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ आदमी जा सकते हैं क्या, दिमाग में यही बात आ रही, क्या महिला नहीं जा सकती हैं क्या? कुश्तियों को तो कुश्ती का नाम लेती है कि ख्याल आता है ना कि भाई बड़े बड़े पहलवान बिल्कुल दूसरे को पटकेंगे। महिलाओं का तो कहीं ध्यान ही नहीं आता। महिला वहाँ पे जा भी नहीं सकती थी। इतनी एक दूरी रहती है महिलाओं की और पुरुष वहाँ पे जो दंगल होता है। तो मुझे एक ही दिमाग में आया, क्या मैं इस दंगल में कभी खेल पाऊंगी, क्या मैं इस कुश्ती लड़ पाऊंगी? तो फिर वहाँ से ऐसे फिर घर वापस और अपने घर आ गए, स्कूल लाइफ, फिर स्कूल जाने लगे। जब स्कूल उसमें जब पता चला कि कुश्ती भी एक खेल है, उसको आप खेल सकते हो, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे में अंदर नेचुरल पावर था। नेचुरल पावर जो एक होना चाहिए एक महिला में, और फिर महिला तो कहते हैं मातृ शक्ति है, वो पावर था। और जब मेरे को सब पता चला तो मैंने कहा मैं कुश्ती खेलूँगी। किसी ने एक कोच थे, उन्होंने बोला कबड्डी खेलो, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, आपको फीस नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं सर, सॉरी, मुझे कुश्ती खेलना है, और मेरे दिमाग में पहले ही आ चुका है। तो बोले ठीक है। फिर जब शुरुआत करी तो मैं फर्स्ट भी आई। और ऐसे में घर वालों ने ऐसे नहीं कहा कि बेटा देखो ये तो उम्र बुढ़ियों से खेलने की है, तुम तो लड़की हो, गुड़िया से खेलो, घर का कार्य सीखो, ये सारी चीजें ना करके कुश्ती की तरफ कितना संघर्ष था? मैं बता दूं, हमारा पालन पोषण वैसा हुआ ही नहीं है जो लड़की का होता है। मतलब ये था कि आपको काम भी करना है घर का। मैं स्कूल जाती तो अपने घर का जो काम था वो भी मम्मी की हेल्प करा के फिर स्कूल जाती थी। और जब ये स्पोर्ट्स खेल जब मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे इसमें आगे निकलना है, मैंने पढ़ाई में नहीं सोचा कि मुझे इसमें आगे निकलना है, दिमाग में आया कि मुझे खेल में सच में कुछ कर दिखाना है, तो मुझे इसमें एक खेल चुनना पड़ेगा जिसमें मैं आगे जा सकूं। और कुश्ती खेल जो मेरे दिमाग में बस गया था। जब मैं गई तो स्कूल
हमने आगे संभाग जैसे जिला, संभाग और ऐसे ही जब लेवल बढ़ता जाता है तो आपका कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने खेल की, कुश्ती खेल की और फैमिली का तो ये था कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए और खेल की ज़रूरत नहीं है, वो भी कुश्ती खेल। भाई जो थे मेरे 3, वो तीनों एक हो जाते थे। मतलब उनकी ट्यूनिंग तीनों की एक जैसी। कोई ऐसा होता है भाई के बहन के साथ भी भाई होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे भाई और पापा को भी अपने साथ में कर लेते थे कि नहीं आप इसका इनका साथ दे रहे हो। और पता है लड़कियां भग जाती, मतलब ये थिंकिंग थी कि बाहर लड़कियां जाती हैं तो क्या करती हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, इस तरह की थिंकिंग थी मेरे भाइयों की। तो जब ऐसे ही चलता रहा और मैं मैडम सच में मेरे में इतना जोश था कि मैं सुबह 5 बजे रनिंग करने निकल जाती थी। बिल्कुल अच्छा, किस उम्र में जाकर ये शुरुआत हुई थी? कब लगा था कि आज से कुश्ती खेलनी मुझे शुरू हुई? 14 साल 10 साल की एज हुई है। शुरू हो गया था। हाँ, उसमें थोड़ी सी समझ भी आ जाती है। मैं कह रही हूँ ना कि खेल का कहीं माहौल देखा ही ना घर में ना बाहर, लेकिन जब थोड़ी समझ में खुद में आ गई, जब हाँ खेल को इसको हम खेल सकते हैं, इसमें आगे निकल सकते हैं, तब मैंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने कहा इसमें। और जब मैं रनिंग करने जाती थी, बस यही था कि रनिंग कर रही हैं तो कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, तो मैं सुबह रनिंग करने निकल जाती थी। कई बार ऐसा होता था, अच्छा जी सुबह निकल जाती है, भाइयों को बुरा लगता था, वो क्या करते थे गेट का ताला ही मार देते हैं। अच्छा, आप कैसे जाओगे? और मैम सच मानिए जब मुझे कोई रोकने की कोशिश करता है, मैं और उसको चैलेंज कर देती हूँ, अब रोक के दिखाना। तो असल तो यही पर क्रेंग है भाई, अगर कोई तुमको रोके तो और ज्यादा पुश करो। मतलब आपका एक तरीके से आपके लिए वो पुश था, वो दबाया और ये स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग की तरह है। मैं हमेशा से मेरे ब्लेड में मान लो कि मेरे को कोई ऐसे करता है तो मैं और ज़्यादा से उससे अच्छे से करके, मैंने कहा कोई बात नहीं। दीवार हमारा, मैं बता दूं, घर ज़्यादा अच्छे से नहीं बना था, 2 ही रूम बने थे, एक दीवार थी। तो मैं इतनी मैंने बताया नेचुरल पावर, मैं कहीं भी चढ़ जाती थी। तो मैं दीवार चढ़ के और फिर निकल गई कि मतलब सपनों के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो सोचना है वो सोचो। जब घर आते थे तो फिर मम्मी पापा डांटना क्या रहता था? बिल्कुल भाई, मम्मी पापा को बोलते तुम रोकते नहीं हो, तुम इसको समझाते नहीं हो, इससे क्या होगा, और हमने ताला डाल दिया फिर भी ये गई। तो मम्मी पापा थोड़ा था ठीक है, बेटी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, पापा भी हमारे ठीक है, बोले अब मत जाना, ऐसा क्यों किया, पापा भी थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ताला नहीं डाला, उन्होंने सोचा ये ताले डालने से कोई मतलब है नहीं है, ये जाना तो इसको है इसलिए ऐसा यहाँ से शुरू हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जैसा कि भाइयों ने कभी ऐसा ज्यादा साथ नहीं लिया, फिर धीरे धीरे सपोर्ट देना हाँ सपोर्ट दिया। लेकिन जब आप कभी इस दौरान बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा कि अब ये सपना पूरा नहीं हो सकता, मैं आगे कैसे खेलूंगी, कैसे सीखूंगी, कैसे बढ़ूंगी? हाँ मैम, जैसे कंपटीशन होते हैं स्कूल गेम्स, तो स्कूल गेम्स में क्या होता है कि आप पहले जिला होता है, फिर संभाग, फिर स्टेट, स्टेट से आप फर्स्ट आते हो तो नेशनल जाते हो। मेरे को संभाग में जाना था, शिवपुरी कंपटीशन था, तो संभाग में बोले कोचों ने बोला कि आप स्टेशन पे जाना, वहाँ टीम आपको मिलेगी और आप वहाँ चलना है अपन को। मैंने कहा ठीक है। मैं स्टेशन पहुँच गई कि मैं ज़बरदस्ती मना मनू के मम्मी को कि मुझे जाना ही है। तो भाई लेके गए कि ठीक है। मम्मी ने कहा अगर लड़कियां जा रही हैं तो आप तो छोड़े आना, अगर लड़कियां जा रही तो आपको दिक्कत क्या है। मम्मी थोड़ा सपोर्ट कर देते, बोले ठीक है। लड़कियां कोई नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कुश्ती खेल में लड़कियां कहाँ इतना, मतलब कि कुछ भी बोल सकते हो कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता या उनकी इतना उनको पता नहीं होता। तो फिर मैंने अकेली वहाँ पर थी, तो मेरे भाई बोले कि हाँ तो कोई लड़के ही नहीं है। बोले आप अकेले, हम कैसे भेजेंगे आपको। बोले चलो वापस घर चलो। मेरे को वापस इतना बुरा लग रहा था आते में कि आप मान नहीं सकते मैम कि इतना, कहते हैं ना कि एक सपना सा टूटना हो गया था मेरे लिए कि शायद मैं अब कहीं कभी खेल पाऊंगी कि नहीं खेल पाऊंगी, ये दिमाग में चल रहा था। मैं वापस आ गई। फिर मैंने कोचों को बोल दिया, मैंने कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम थी और वहाँ पर कोई लड़कियाँ नहीं, तो मैं वापस आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जिस बेड में कोई नहीं होगा उस बेड में आपका हम सिलेक्शन कर देंगे और आप स्टेट खेलने चल लो। मैंने कहा ठीक है। बड़ी बेड में मेरा सिलेक्शन कर दिया, जिसमें कोई नहीं थी लड़की, उसमें सिलेक्शन कर दिया और मैं स्टेट खेलने भी गई। हालांकि उस स्टेट में इसलिए नहीं कि मैं वेट कम था, और बड़े वेट में आप सोच सकते हो कि, और ट्रेनिंग भी नहीं थी, प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो मेरा वहाँ कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं वापस आपने जावी अब, क्योंकि जैसे ही ट्रेनिंग की आपने बात कही,
तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ से शुरू किया आपने ट्रेनिंग, और किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग का होना एक खिलाड़ी की लाइफ में? मैम, ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेंस, आप ट्रेनिंग से ही आप ठीक है, एक आप में हुनर है, लेकिन आप उसको निखारोगे कैसे? ट्रेनिंग से निखार सकते हो। और जब आपको कंपटीशन मिलता है तो आप एक अच्छी ट्रेनिंग करने वाले से आप हार जाओगे, चाहे कितने भी आप में पावर हो। जब वो एक छोटा सा मैट था हमारे स्कूल में, एमएलबी स्कूल में, जहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल था, मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे। तो वहाँ स्कूल जो था उसमें कुछ जो मैट होता है जूडो का, वहाँ पे डाल रखा था कि बच्चे कोई जूडो के ऐसे कई तरह के गेम्स खिलाए जाते हैं, तो उसमें था। तो मैं कुश्ती की प्रैक्टिस कर लेती थी उसमें, एक दो लड़कियों के साथ में इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत, मेरे को उसका नॉलेज हो गया कि पैर में घुसते हैं, इस तरीके से उठा के मारते हैं, बस ये नॉलेज थोड़ा सा हो गया था इस तरीके से, बस। ओके, तो वहाँ से शुरू हुआ और ये ट्रेनिंग फिर आगे बढ़ती गई। जो उसके लिए, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से हैं, कहाँ वहाँ से निकल कर आना और फिर एक ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना, किस तरह से ये पूरी जर्नी रही? या जो बच्चे ऐसी जगह पर हैं जहाँ ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है, जी, तो उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कैसे उनको कौन सा ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले? अब देखिए मैम, पहले इतने गूगल नहीं था, कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। गूगल तो था शायद, लेकिन नॉलेज इतनी, हम मोबाइल नहीं थे उस टाइम पे, बच्चों को कम मोबाइल देते थे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन एक अगर आपको खेल, अगर सच में ही एक स्पोर्ट्समैन बनना है, खिलाड़ी बनना है, तो आप एक ऐसा सेंटर देखिए जहाँ अच्छे से आपको हर फैसिलिटी आपको मिल सके, तो आप अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। एक पर्टिकुलर एक गेम की वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती हो, जैसे एक हाँ जूडो की होती है, एक कुश्ती की होती है। अगर आप जूडो की ट्रेनिंग करना चाहते हो, जूडो के सेंटर पे जाओगे। इस तरीके से हमको अपने लक्ष्य को ले देख के उस सेंटर, कहीं भी जहाँ आपको लगता है कि हम जहाँ जाके रह सकते हैं, तो ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपकी लाइफ का ऐसा कोई किस्सा शेयर कीजिए जो ट्रेनिंग के दौरान बड़ा अच्छा रहा हो। और जैसे कि अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप बुडापेस्ट में खेलने के लिए गई, इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप आपने वहाँ पर खेली है और जीता भी, फिर वो अनुभव कैसा था? वहाँ किस तरह से लगा? क्योंकि जो भी रेसलिंग के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं लड़कियाँ, उनके लिए क्या लूप है वहाँ पर, या क्या बेनिफिट है अगर आप एज ए स्पोर्ट्स अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो एज ए स्पोर्ट्समैन? मैं बता दूं, बेनिफिट तो वो सारे हैं आपके पास। आप जब एक लेवल पार करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, आपको, आप हाईलाइट होते हो, लोग आपकी प्रसन्नता करते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं, तो बहुत सारी चीज़। लेकिन वो सम्मान पाने के लिए, वो पाने के लिए पहले आपको संघर्ष बहुत, आपको कहते हैं ना, मन में पहले सोचना पड़ता है। पहले आप कुश्ती लड़ने से पहले आप अपने मन में ही कुश्ती लड़ते हो कि मुझे इससे ऐसे लड़ना है, इससे प्लानिंग करते हो ना। तो जब कैंप में उस दौरान थी मैं, तो कैंप में मुझे लगता था कि ब्रॉन्ज मेडल आते तो बाहर जाने को नहीं मिलता था। जब फर्स्ट आओगे तो ही आप बाहर जाओगे, फर्स्ट वाला बाहर जाता है। तो जब लखनऊ में जो साइंस सेंटर था मैम, हमेशा से कैंप वहीं लगते हैं हमारे इंडियन वुमेन के। तो जब प्लेन ऐसे निकलते थे, वो सेंटर के, कोई वहाँ एयरपोर्ट पास में था, तो जब एयरपोर्ट निकलता था वहाँ, तो ये लगता था कि कब हम इसमें बैठेंगे। एक अंदर से एक कहते ना अलग सी फीलिंग आती थी, जब हम बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, एक इंडिया की टी शर्ट होगी, इंडिया का ट्रक सूट होगा, प्रेजेंट करेंगे, ये फील अंदर करते थे। लेकिन फिर ये लगता था कब करेंगे मन में, फिर ये लगता था आप बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आप यहाँ तक पहुँचे हो ना तो आगे भी जाओगे। उसी को दिमाग में रखते रखते हम जब फर्स्ट आई में और मेरे को मौका मिला अपने इंडिया को प्रेजेंट करने का, तो आप मान नहीं सकते कि वो खुशी अलग थी। जो एक कहते ना, आप सारी दुनिया दे दो तो भी वो खुशी नहीं मिलेगी, जो एक इंडिया को टी शर्ट और ट्रक सूट, आपको वहाँ जाओगे, आप एक लड़ोगे उनसे कुश्ती, बाहर की कंट्री से, कितना अच्छा। अभी तो आप इंडिया ही से लड़ते लड़ते आए हो, वहाँ लड़ोगे तो बड़ा एक अलग सी अमेजिंग हम दिमाग में बनाते हैं। तो बड़ी अच्छी खुशी भी थी, और काफ़ी मेहनत के बाद वो खुशी मिली मुझे, काफ़ी टाइम बाद। तो एक अच्छा था। और मैं तो कहती हूँ वुमेन को, आप एक लक्ष्य को अगर ठान लेते हो, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती है। मैम, मेरे पास किट भी नहीं थी जब मैं बुडापेस्ट जा रही थी, तो मेरे मैट शूज फटे हुए थे,
मैं उसमें ऐसे हम जैसे चोट लग जाती है तो हम टैपिंग करते हैं ना उसको वहीं सेट करने के लिए, ऐसे मेरे मैट शूज फटे हुए थे और मैं उसमें ऐसे टैपिंग करके उसमें, क्योंकि रेसलिंग शूज ऐसे होते हैं कि आपको उसमें प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आप उसमें कंफर्ट रहेगा आपका पैर और आप आगे बाउट अच्छे से लड़ पाओगे कंफर्टेबली। तो वो मेरा मैट शूज फटा हुआ, मैं जो कोच जा रहे थे इंडिया कैंप में वहाँ पे हमारे साथ में बुडापेस्ट, तो मैंने सर से बोला मेरा मैट शूज तो फटा है, तो सर चल जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं वहाँ पे। तो बोले इंडिया की हंसी होगी, तुम ऐसा फटा शूज पहन के लड़ोगी तो इंडिया की वो होगी हंसी होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं क्या करूँ, बोले कोई बात नहीं। एक सीनियर जो लड़की को उन्होंने फ़ोन लगाया तो बोले आपके पास अगर मैट शूज है 6 नंबर रानी को आते हैं, तो उसने मेरे को मैट शूज जो लड़की हमारे साथ जा रही थी उनके थ्रू भेजा और मैट शूज में मैं लड़ी। लेकिन जो संघर्ष है ना ये अलग फील देता है और हमने फिल्मों में भी देखा है ना, मिल्खा सिंह की भी फिल्म में हमने देखा जिन्होंने कितना स्ट्रगल किया। इवन उनको तो आदत थी कि नंगे पैर वो भागते थे और फिर शूज़ उनको दिए गए और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े गए लाइफ में। अच्छा अगर हम रेसलिंग की बात करें तो जैसे कि दंगल मूवी आई थी और उसमें हमने देखा कि जो पापा रहते हैं कि भाई बच्चों की बचपन से ही सारा उनका खाना पीना डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देना। तो एक एज ए स्पोर्ट्स वुमेन कितना डाइट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्या अगर जो लड़कियां बनना चाहती हैं रेसलर वो कहीं आधी से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है शायद यही सोच के पीछे हट जाती होंगी कि हमें खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, गोलगप्पे छोड़ने पड़ेंगे, हमें चाट पकौड़ी छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़ो, लाइफ टाइम छोड़नी पड़ेगी या क्या और क्यों और क्या फ़ायदा है इसका? लाइफ टाइम तो नहीं छोड़नी पड़ेगी मैम, क्योंकि हम उस जिस दिन जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जो हमारी मेहनत होती है, अगर हम उस हिसाब से अगर डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो हम वो लेवल, हमारे मेहनत का लेवल नहीं बढ़ेगा। आज हमारा लेवल ये है और हमने अच्छी डाइट ली तो हम डबल एनर्जी के साथ शाम को ट्रेनिंग कर पाएंगे। इसलिए चाट पकौड़ी में कोई पावर नहीं देगी आपकी बॉडी को, इसलिए वो चीज़ें उनको रोकी जाती है। अगर आप चाट पकौड़ी से पेट भर लोगे, जो मेन डाइट है वो कब खाओगे आप, वो नहीं खाओगे तो आप पावर कैसे आपकी बॉडी जनरेट करेगी। तो इसलिए वो चीज़ें बंद कराई जाती हैं आपकी, और आपको जो असली जो कहते हैं ना पावरफुल डाइट होती है वो आपको दी जाती है, जो बॉडी को लगती भी है और स्ट्रेंथ बढ़ाती है, वो डाइट आपको दी। मैं बता दूं मैं आपको, जैसे हमारी 50% हमारी डाइट होती है, 25% हमारा अनुशासन रहता है, 25% ट्रेनिंग रहती है। अगर आपका अनुशासन नहीं है, आज आपने सुबह ट्रेनिंग कर ली शाम को नहीं करी तो 2 दिन आप पीछे चले जाओगे, 2 दिन बैक हो जाओगे। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर, ये अनुशासन, अगर हमारा अनुशासन अच्छा है तो हम उसके प्रति ईमानदार भी रहेंगे। आप कोई भी काम करो उसके प्रति ईमानदार आपका रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब हम ये सोचते थे अगर हम कहीं मार्केट चले गए तो हमारी शाम की ट्रेनिंग ना ख़राब हो जाए, बिगड़ जाएगी, हम प्रॉपर जिस एनर्जी के साथ करते उस एनर्जी के साथ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको कहीं ऐसा ना हो कि हम उन बच्चों के साथ अच्छे से नहीं कर पाए, हमारे कोच पीटे नहीं। एक डर भी होना ज़रूरी है कोच का, और वो डर जो होता है वो हमको था। अच्छा रानी जी, साथ ही जैसे कि हम डाइट की बात कर रहे हैं, उस डाइट के दौरान पुरुष की डाइट और एक महिला की डाइट कुश्ती के दौरान क्या डिफरेंस होता है? और जब आप लड़ रहे हो, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको अपने सुपर वाले से लड़ाई करनी है। अब अगर सामने महिला ही नहीं है लड़ने के लिए, तो कैसे ट्रेनिंग करो? महिला नहीं है तो आप पुरुष के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, और मैंने पुरुषों के साथ एक जो कहते हैं ना दंगल, अपनी डाइट के लिए जो पैसा जो कहते हैं ना, आप कहाँ से डाइट के लिए, क्योंकि डाइट इतनी महंगी होती है आपकी, प्रोटीन डाइट हो गई आपकी, बादाम होंगे, ड्राई फ्रूट हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेल में प्रकृति पावर जनरेट करती है और महिलाओं को पावर अपना बनाना पड़ता है डाइट के से, मेहनत से। तो मैंने वो पुरुषों के दंगल में भी जाके पुरुषों से भी कुश्ती लड़ी है, और कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी वहाँ जाके पुरुषों से कुश्ती लड़ूंगी, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी हो गया था कि अपनी डाइट का जो पैसा है वो भी निकालना था उससे। तो आप जब अच्छी डाइट ले पाओगे जब भी आप प्रोग्रेस कर पाओगे, जब भी मेडल जीत पाओगे। तो मैंने दंगलों में जाके पुरुषों से भी, मेल से भी कुश्तियाँ लड़ी हैं और जीती भी हूँ, और मुझे अच्छा वहाँ से एक मोटिवेशन भी मिला है कि आगे ज़्यादा बढ़ सकते। जी, मतलब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ आपका जो एक कंटिन्यूटी है, आपका पूरा डेडिकेशन चाहिए अगर आपको अपना सपना पूरा करना है,
गोल को हासिल करना है, फिर चाहे बापू सेहत के लिए हानिकारक ही क्यों ना हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बापू तो आपके सपोर्ट में नहीं थे, कौन बना जो सबसे ज़्यादा हानिकारक था, जो आपके खाने-पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता था, या आप खुद ही ध्यान रख लेते? नहीं, मैं बता दूँ, प्रॉपर जब मैं इंदौर पहुँची, तो इंदौर में हमारे कोच थे अजय वैष्णव। वहीं से मेरे मेडल आना शुरू हुए नेशनल में। हो सकता है अगर मैं पहले पहुँच जाती तो मैं शायद और अच्छा अचीवमेंट करती। जब मैं वहाँ पहुँची अजय वैष्णव जी के पास, वहाँ पे कोच वो मेरे थे। वो डाइट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, हमारे रेस्ट से लेके सारी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा। अगर वो ध्यान नहीं रखते डाइट का तो शायद मैं इतना अचीव नहीं कर पाती। मुझे डाइट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था कि जाकर डाइट का आपको उन्होंने ही हमको हर किस टाइम क्या डाइट लेनी है। सुबह है तो आपको डाइट क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग से पहले तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, दिन में तो डाइट क्या होनी चाहिए, रात को तो डाइट क्या होनी चाहिए आपकी। एक ये डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी गेम के लिए, और वो भी खासकर पहलवानी, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में पहलवानी अब रेसलर बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में है नहीं, मैं तो पहलवानी बोलते हैं। और पहलवान बनने के लिए अच्छा खान-पान, लेकिन अच्छे खान-पान से मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना पहलवान बनने के लिए कुछ भी खाते ही जाओ। जो प्रॉपर है वही खाना है। आपको कितना कैलोरी लेनी है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, इंक्लूड होता है जी, और उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से बना के रख पाते हैं। अगर आपकी डाइट में कमी हुई तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाए, आप ट्रेनिंग में अप नहीं जा पाओगे, नीचे जाओगे। अच्छा, ट्रेनिंग में जब आप अपना टाइम देते थे, तो जैसे कि आपने कहा कि डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन उसके साथ-साथ फिर पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने, या किस तरह से, जो महिलाएँ अगर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, रेसलर बनना चाहती हैं, तो वो किस तरह से मैनेज करें उन सारी चीज़ों को, कैसे कर सकते हैं? मैं बता दूं, आपको अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि आप एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो, चाहे आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो जाते हो, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंदौर में थी और मेरा कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी था। तो मैंने कोच से कहा कि मेरे से शायद ये संभल नहीं रहा है, मेरे को गेम ही करना है, पढ़ाई तो शायद मैंने अब कर ली। तो मेरे कोच ने बोला, नहीं, आपको पढ़ाई भी अपनी साथ में रखनी पड़ेगी, ये आपके बहुत काम आएगी आगे। तो उसको फिर जब कहते हैं ना कि कोई बड़ा समझाता है तो समझ लेना चाहिए, और मैंने वो समझा भी कि शायद मेरे बेटर भले के लिए ये बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मगर मैंने कि हो तो नहीं पा रहा है मेरे से, पढ़ाई भी साथ में और क्या। बोले आप कुछ भी करो, जब पेपर के टाइम आप पढ़ाई शुरू कर दो, कुछ टाइम निकालो कैसे भी करके, और आप एग्ज़ाम देने जाओ। तो उस टाइम हमने अपनी कहते ना कि बहुत उस समय को जो समय हम कहीं मोबाइल चलाने में लगा रहे हैं या घूमने में कहीं लगा रहे हैं, तो वो समय हम अपनी पढ़ाई को दे दें, तो आप कहते ना कि टाइम जो आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। मेहनत अगर आप 100% देते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये मेहनत की जिक्र की बात हो रही है, कितने सारे मेडल आप जीत चुकी हो जी। कितना अच्छा लगता है उन मेडल्स को जीतने के बाद, थोड़ा सा बताओ। जब हम पूरी साल मेहनत करते हैं और जब नेशनल आता है तो हम चाहते हैं कि हम कहीं बीमार ना हो जाएं, कहीं हमें चोट ना लग जाए, कि हमारा ये एक साल जो मेहनत करी है ना, अगर हमारी चोट की वजह से अगर वो एक जो दिन आता है मेडल का, वो अगर हमारे हाथ से निकल गया, तो फिर हमको एक साल फिर कोच की गाली भी सुननी है, खुद को भी बुरा लगता है कि हम शायद अच्छा नहीं कर पाए और कुछ गलतियां जो हुई हमसे, वो खराब हो गया हमारा कंपटीशन। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता। कई बार चोट लग जाती है मैडम, तो हम कंपटीशन टाइम चल रहा है, आने वाला है हमारा, तो हम उसको इंजरी को ठीक करने में भी समय देना पड़ता है। कभी फिजियोथेरेपी पक रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और उस चीज़ को हम उसी जगह जो बैंडेज हम अपना पट्टी करके जैसे भी, और अपनी ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग ऑफ नहीं करना। अगर एंकल में लगी है तो आप एंकल को बचा के अपनी ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है, ट्रेनिंग लगी चोट कितनी भी लगी हो, आपको अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है। तो इस तरीके से हमको मिस नहीं करनी है। अच्छा, 3 साल सीनियर नेशनल में आपने ब्रॉन्ज जीता और फिर फेडरेशन कप में सिल्वर जीता, तो इसके बाद जैसे कभी कभी हार मिलती है, जैसे सिर्फ ब्रॉन्ज से काम चलाना पड़ा, तो क्या लगता है अगली बार के लिए फिर से जोश कहाँ से आता है कि भाई अब की से मैं जरूर जीतूंगी, फिर से उठूंगी, फिर से प्रैक्टिस करूंगी, फिर से आगे बढ़ूंगी? और को बता दूं, मेरा सीनियर नेशनल था जलंधर में, और मेरी उस टाइप पे बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग थी। अच्छा कि इस बार गोल्ड मेडल आएगा,
सबको टीम को भी लगता है कि भाई किसी का नहीं आए, रानी का मेडल ज़रूर आएगा। ऐसे हम लोग जब हमारे साथ में पूरी टीम होती है तो यही चर्चा करके बोले किसी का मेडल आए, रानी का ज़रूर आएगा, ये बात करते थे वो आपस में। तो मेरा क्वार्टर फाइनल था बाउट, और वो भी बाउट किससे थी, विनेश फोगाट की जो सिस्टर थी उनसे। जी, विनेश फोगाट खुद उनको अपनी सिस्टर को वो फाइट लड़वा रही थी जी। तो उसके बाद फिर एक बाउट मेरी एक और से पंजाब से आई। उस दौरान मेरी इंजरी मुझे हो गई लिगामेंट में। मुझे नहीं पता कि लिगामेंट में इंजरी हुई, लेकिन मुझे बाउट के टाइम मुझे पता चल गया, कट से आवाज़ आई। मैंने कहा समझ में आ गया कुछ तो टूट गया मेरा। फिर मैंने दिमाग में तुरंत ये फील किया कि अब इसको फील नहीं कराना है कि मेरे को चोट लग गई है। जो मेरे पॉइंट जो मैंने बनाए उसको बस बनाए रखना है मुझे, और इसको रोकना है। अब 2 मिनट बचे थे, अब मुझे इससे कोई रिस्क नहीं लेना है, अब घुसना नहीं है, क्योंकि अब मेरे को चोट लग गई है। उसको पैर को बचा के, लेफ्ट पैर में मेरे को चोट लगी थी, अब मुझे उसको बचाना है, उसको रोकना है, और जो 2 मिनट है इसको निकालने हैं, टाइम पास करने इससे, और इसको फील नहीं कराना कि मुझे चोट लग गई है। तो उसको ऐसा, अगर उसको पता चल गया ना तो वो उसी पे अटैक करेगी। कोई प्लेयर हारना नहीं चाहता। इतनी नेशनल जाके, सीनियर नेशनल में बहुत ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि आपको इंडिया के वही मिलेगा जाके वो मेडल सही। तो कोई भी वहाँ पे प्लेयर वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। प्लेयर देखो, मैं खुद भी हूँ तो मैं भी नहीं मौका छोड़ूं कि जहाँ कमज़ोर पार्ट होता है हम उसी पे ज़्यादा वार करते हैं। तो मैंने कि इसको एहसास नहीं कराना है, मन में सोच लिया, और कोई बात नहीं रानी, ये बाहर निकल के ही कोच को बताएंगे। बस टाइम वो निकाल के अपने कुश्ती जीत के, और कोच को आगे बोलती हूँ, कोच साहब मेरे को चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा लगी है। उन्होंने कहा वैसे तो अगर थोड़ी बहुत होती तू भी नहीं बताती। बोले ज़्यादा ही लगी है। मैंने कहा अब क्या करें। बोले सेमीफाइनल बाउट है, हरियाणा से थी, तो मैंने कहा अब मैं शायद कुश्ती नहीं लड़ पाऊंगी इस बाउट। बोले ठीक है। बोले इसको आप सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपको एक मौका, अगर आप उसको मिस करते हो, हारते हो, तो एक मौका आपको ब्रॉन्ज के मेडल के लिए मिलता है, क्योंकि आपने क्वार्टर फाइनल आपने पार किया होता है। सेमीफाइनल में जब पहुंचते हो आप 3 फाइट लड़के, तो सेमीफाइनल में मुझे इसका मौका मिला, तो फिर मैंने उसको अवॉइड करा। मैंने कहा नहीं, उसका दर्द का इंजेक्शन लिया, हर पोजीशन में उसमें पेन आ रहा था, जहाँ भी हाथ लगा रहा डॉक्टर, इसमें, बोले हाँ इसमें, हाँ। फिर जो बैंडेज उसकी टैपिंग करी, उसको बोलते हैं टैपिंग करना, पैर का पूरा कवर किया। मेरे कोच मेरे को बेंच चेयर पे बिठा के लेके आए। बोले अब, तो बोले आप, मैंने की सर मैं तो नहीं लड़ सकती। बोले तेरे को ब्राउन्स वाली फाइट लड़नी है, कुछ भी हो जाए तुझे लड़नी है। मैंने कहा ठीक है कोच साहब, आप बोल रहे हैं तो आपकी बात तो हमने आज तक नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। ब्राउन्स की फाइट जाके मैं खड़ी हुई और थोड़ा सा फुस किया, क्योंकि हम लेफ्ट से ही पीछे का रोक हम किससे लगाएंगे, लेफ्ट से ही तो पीछे को रोक लगा। उसने धक्का दिया, मैं मैट से बाहर। पर जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा पॉइंट चला गया है, अब क्या होगा। फिर मेरा अपर बॉडी में इतनी पावर थी कि मैंने उसको कलाजंग मारा, और कुछ सेकंडों में उस कुश्ती को जीत लिया, और मेरा मेडल आ गया। मतलब पूरी कोशिश की, क्योंकि मेडल एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमारे पास आना चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये गोल हमारे हाथ में होना चाहिए। फिर चाहे चोट लगे, दर्द हो, तकलीफ हो, यही बात सबसे ज़्यादा समझने की है आई थिंक, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो। अच्छा, ये सारे कंपटीशन जीत के गोल्ड कितने आए आपके हाथ में? मेरे 3 गोल्ड आए में, और 3 गोल्ड के लिए भी मैंने 1 गोल्ड तो ऐसा लिया है जो मुझे लग ही नहीं रहा था, कि मैं ये सोच रही थी कि बस सिर्फ क्योंकि इंजरी के बाद मैंने लिया कि ब्राउन्स भी आ जाए तो मेरे लिए, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी नहीं करी है, और जब ट्रेनिंग नहीं होती आपने जो कहते हैं ना कि आपका भी खुद से विश्वास कम हो जाता है, और मेरा भी खुद से विश्वास कम हो गया था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, कुश्ती लड़ते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि जब आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जब मौका मिलता है, जब आप मेडल लेके आते हो, तो वो मौका मेरे को मिला था, तो मैंने उसको जाने नहीं दिया, और मैं बाउट लड़ती गई, और मेरा गोल्ड मेडल आ गया। अच्छा, जो गोल्ड मेडल की सोची नहीं थी वो गोल्ड मेडल मिल गया, तो वो खुशी और ज़्यादा थी। वो एक अलग की बात है, जब आपको सोचो ना हो फिर वो भी आपको हासिल हो जाए, और वो भी आपकी ही फील्ड में, उसी काम में जो आप करते आ रहे हो, जिसकी इतना ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, जो और इंजरी थी और फिर आपकी इंजरी भी थी उसमें। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा ओलंपिक भी जाना चाहिए मुझको, क्यों ओलंपिक की तरफ रुख नहीं हुआ?
नहीं, मैं पूरा रुकता, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई, लेकिन क्या होता है ना, आपको कोई सारी चीज़ें आपको रोक देती हैं। कैसे? कि आपकी उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग जैसे हाई लेवल आपको जैसे आप एक मैं आपको कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, हमारी जो इंडिया की जो टीम होती है वो बाहर जाके भी प्रैक्टिस करके आती हैं। उनको एक अच्छा माहौल मिल जाता है, आपस में ही इतनी अच्छी कॉम्पिटिटर मिल जाती हैं कि उनकी ग्रोथ है और अच्छी हो जाती है। वो चीज़ें मेरे को नहीं मिल पाई। अगर से कैसे पॉसिबल हो? जैसे अगर क्योंकि अगर जो छोटे गांव से हैं और रेसलिंग में बहुत अच्छा करना चाहती है महिला, तो वो खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगी, कैसे तैयार करेगी कि वो कल को ओलंपिक खेल सके? बिल्कुल खेल सकते मैम, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल सकती। वो ऐसे हो सकता है जैसे हम अच्छा हमारी आर्थिक रूप की स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और हम बाहर जाके एक रूम लेके डाइट का खर्चा इतना नहीं उठा सकते थे। अगर एक और उसके एक प्लेयर के साथ एक और होना चाहिए घर का सदस्य, तो आप बाहर जाके रूम लीजिए और कोई आपका भाई या बहन आपके साथ रहे, तो आप अच्छे से और अच्छे सेंटर पे जाके, अगर आप सोचो कि हम अकेले रहें और वहाँ, तो आप शायद खुद से ही इतने थके होते हो कि आप डाइट खाने का आप बना भी रखा होगा तो इच्छा नहीं होगी खाने की, क्योंकि इतने थके होते हैं हम। तो अब इतना खर्च उठाने के लिए खुद का और एक अपने एक और सदस्य का, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड करता है वो रहते हैं दिल्ली में जाके रहते हैं, अच्छे सेंटर पर ट्रेनिंग करते हैं। वो इस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति, चलिए ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कमी होती है तो हम आगे कैसे बढ़े हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे बड़े-बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हरियाणा से ज़्यादातर बड़े-बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, तो ओलंपिक जाते हैं, या भोपाल है या इंदौर है या दिल्ली में भी जो बड़े-बड़े सेंटर्स हैं, क्या वहाँ जाकर हम खुद को और अच्छा ट्रेन कर सकते हैं? कहाँ सबसे बेस्ट है? क्या हरियाणा जाना चाहिए वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ तो बड़े अच्छे-अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, तो वहाँ हम खुद को ज़्यादा फिट कर सकते होंगे? जी मैम, आपने बिल्कुल सही बोला कि आप वहाँ जाके फिट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने वो लगते हैं। वहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, वो नहीं चाहते कि अदर स्टेट का कोई प्लेयर कॉम्पिटिटर उनके बच्चों का बने। वो कभी पसंद नहीं करते हैं कि अदर स्टेट का आए और वहाँ पर ट्रेनिंग करे। वो नहीं पसंद करते हैं। वो उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट है, वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। तो वो ये कहीं कहीं से कहीं तक मुमकिन नहीं है कि आप हरियाणा जाओ या दिल्ली कहीं भी जाओ, वो नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर खुद को ट्रेन करना है अच्छा, और हम सोच रहे हैं कि हम हरियाणा जाके अपने आप को अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, वहाँ हम ट्रेन नहीं हो। वो आपको रखेंगे, आपसे पैसा भी लेंगे। जो वहाँ पे रखने का जो सेंटर है, वो सिर्फ आपको डमी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सच्चाई है। वो आपको आपके बच्चों के साथ आपको डमी बनाएंगे और आप डमी बन के रहिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप मेडल जीतो, कि उनके बच्चे को, कि उनको इसलिए क्योंकि जहाँ हरियाणा का बच्चा मेडल देगा तो उनका वहाँ सम्मान भी होगा और उनका नाम चलेगा कि इस कोच ने। तो वो नहीं चाहते कि अदर स्टेट का कोई यहाँ के प्रैक्टिस करे, या प्रैक्टिस भी करे तो वो आगे बढ़े। वो नहीं चाहते, उनके पास इतने इतने सारे अच्छे प्लेयर। आप भाई आपने सोचा कि आपने कहा, मतलब अच्छा लगा आपको कि यहाँ की ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है, यहाँ जाना चाहिए बच्चों को, यहाँ नहीं जाना चाहिए? मैम, ये तो अपने स्टेट के ऊपर है। जैसे स्टेट मेरा एमपी है, तो मैं जाऊंगी अपने स्टेट में ही ऐसा सेंटर देखूंगी जहाँ मेरे प्रोग्रेस देखने वाले हों, मेरी उन्नति को समझने वाले हों। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको वो नहीं ट्रेन ही नहीं होने देंगे आपके अच्छे बच्चों के साथ। वो और अच्छे बच्चे भी आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी नहीं पसंद नहीं। ऐसे अगर खुद को पुश करना हो तो हमें अपने से ऊपर वाले के साथ ही खेलना चाहिए, तभी तो हमें अपनी जो कमियां हैं वो निकल कर आएंगी। तो ये चीज हम कैसे सीख पाएंगे फिर? मैम, मैं ये चीज़ इसलिए, या तो आप कैंप में सीखिए। कैंप आपको जब मेडल आते हैं तो कैंप मिलता है, और हम स्टेट में अपने अच्छे सेंटर को देख सकते हैं। इंदौर, भोपाल, ये सेंटर हमारे यहाँ एमपी में हैं, जो हम वहाँ ट्रेनिंग, और यहाँ से, और मुझे नहीं लगता एमपी में कोई सेंटर हैं जो अच्छे हैं और इस तरीके से बच्चे। अच्छा, आज की डेट में महिलाओं के लिए कुश्ती के खेल में कितना सपोर्ट मिल रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं तो, और इन क्षेत्रों में कितने सुधार की ज़रूरत है अभी भी? सुधार की तो बहुत ज़रूरत है, और खासकर एमपी में। मैम, ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनको सेंटर ऐसे बनाने चाहिए जहाँ छोटे बच्चे 7 से 8 साल वाले बच्चे तैयारी कर सकें, और वहाँ से बच्चे जब तैयार होंगे, तो जब इतनी छोटी सी उम्र से जब अंडर 15 होंगे तो वो मेडल के लिए तैयार हो चुके होंगे। अगर हम
15 साल से स्टार्ट करेंगे तो हम सीनियर हो जाएंगे। 5 साल तो कम से कम हमको अपनी ग्रोथ को, टेक्निक को सीखने में, गेम को ही समझने में लग जाते हैं 5 से 7। हाँ, 5 साल आपको अपनी गेम को समझने में लग जाता है। अगर हमने 5 साल जॉब दे दी तो हम सीनियर हो गए, मेडल कब देंगे, हम ओलंपिक कब जाएंगे। तो हमको 7 से 8 जो साल एज है, उसमें सही समय होता है बच्चे को गेम में डालने के लिए। जैसा कि मैं ये जानती हूँ कि आपने भी एक सेंटर खोलने का विचार रखा हुआ है और आप लगातार उसमें कोशिश कर रही हैं कि आप महिलाओं को या लड़कियों को ट्रेन कर सको ना अच्छे से। तो क्या सुधार की ज़रूरत है? मैम, सुधार की यही ज़रूरत है हमको, खिलाड़ियों को। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं और छोटे-छोटे जैसे गाँव हो गए, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से। आप सोचो शहरी क्षेत्र से बच्चे कम निकलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं निकलते, निकलते कम निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का खान-पान नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में अपना देसी खाना, देसी अपने दूध, घी, तो एक इसके गेम जो कुश्ती खेल के लिए पावर, जो नेचुरल पावर चाहिए वो वहाँ होता ही है। वो तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक छोटे-छोटे एक सेंटर, जैसे हरियाणा में हर गाँव में चले जाओ आप, 2-2 3-3 अखाड़े मिलेंगे, मेड मिलेंगे, वहाँ पे सेंटर मिलते हैं। तो अगर अपने यहाँ भी अगर सेंटर होने लग जाएंगे तो बच्चे, प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे, माहौल मिलेगा तो बच्चे आएंगे, निकलेंगे यहाँ से भी। और कोई, मैं नहीं कहती कोई चंबल संभाग जो ऐसा क्षेत्र है जो पावरफुल है, चाहे वुमेन हो गई, चाहे मेल हो गया, और लेकिन जहाँ उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती, तो कहते ना हुनर दब के ही मर जाता है। राइट। आप भी सेंटर खोलने का विचार कर रही हो, आप भी लड़कियों को ट्रेन करना चाहती हो, उसके लिए क्या प्लानिंग आपकी अपने स्तर पर है और क्या सोचा है, कैसे करोगी आप सेंटर? मैं चाहती तो 2016 में अपनी जॉब कर लेती, लेकिन जब मैं एक पीक पे थी, मेडल आना स्टार्ट हुए थे, तो मुझे लगा कि मुझे कुश्ती से, कहते ना आप एक जॉब में जाओ, नौकरी में, तो आपका गेम या स्लो या फिर नौकरी भी करनी पड़ती है। तो मैंने कि नहीं, मुझे अपना गेम कंटिन्यू रखना है, मेडल जीतने अभी बहुत सारे। तो ये दिमाग में ये थी कि अभी नौकरी नहीं करनी है। तो फिर जब ऐसे ही समय निकलता गया, मेडल जीतते गए, फिर एक आया कि समय कि अब फिर लगा कि अब नौकरी करके एक खुद के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन जो आपके इस क्षेत्र में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हो? नौकरी तो हर किसी की इच्छा होती है कि करो, मेरी भी थी पहले कि हाँ नौकरी करूँगी, लेकिन जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि जहाँ से मैं निकली हूँ, मुझे इतने टाइम बाद ये चीज़ें, सारी चीज़ें मिली, अगर वो सही समय पे मिलती तो मैं भी ओलंपिक के लिए मेडल जीत रही होती, मैं भी वर्ल्ड चैंपियन में मेडल ले गई, मैं भी कॉमनवेल्थ में मेडल ले रही होती। बहुत सारी चीज़ें मुझे लेट मिली हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को इतना आप नहीं कर पाई। लेकिन हमारे छोटे-छोटे बच्चों को वो चीज़ें सही समय पे मिलेंगी, प्लेटफॉर्म सही, डाइट एक प्रॉपर मिलेगी, तो हमारे बच्चे भी हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए मेडल जीतेंगे। तो वो मेरा एक सपना है अब कि मुझे एक अच्छा सा सेंटर, वर्ल्ड लेवल का सेंटर बना के अपने ग्वालियर में खड़ा कराना है। गवर्नमेंट के थ्रू मैं वो काम कर रही हूँ, और वो हो जाएगा तो मैं आपसे चैलेंज के साथ कर सकती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से भी लड़कियाँ मेडल देंगी, और वो भी अच्छे स्तर पे। क्या बात है! हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपका ये भाव ज़रूर पूरा हो। और साथ ही एक और मेरे मन में सवाल था, और शायद जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो भी सोच रहे होंगे कि रानी जी, आपने शादी के बाद ससुराल, क्योंकि मोस्टली ये होता है जब शादी होती है एक लड़की की, उसके सपने या तो उसे छोड़ने पड़ते हैं, या तो दबाने पड़ते हैं, या तो एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि बस इस क्राइटेरिया के अंदर तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में भी, जहाँ लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में भी कहीं ना कहीं एक स्टॉप पॉइंट लगता है शादी के बाद। तो उस चीज़ को आपने कैसे फेस किया, और क्या लगता है कि कैसे अपने सपने के लिए जीना चाहिए अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है तो? आपने सही बात बोली। एक शादी के बाद एक आप कहते ना ससुराल वाले कि आपको एक मायके में आप अलग आपकी लाइफ थी, लेकिन आप अब बहू हो, आपके सपने कोई मायने नहीं रखते हमारे लिए। कोई उनको कोई नहीं समझने वाला होता है आपके लिए कि आपके भी सपने हैं। एक लड़की के लिए हर जगह आपको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, चाहे आप पहले मायके में हो, चाहे ससुराल में हो। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ भी फेस करी हैं, और अपने सपनों को नहीं टूटने दिया मैंने। मतलब किसी भी हाल में आपको अपना सपने से
कोई कम्स ये मेरा एक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जी, ये मेरा सपना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चियाँ इस सपने को जिए। वो कैसे जी पाएंगी? वो जब जी पाएंगी जब मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। आप उनको क्या पता, जैसे मैं भटकी हूँ इतने टाइम बाद, तो वो ना भटके। अगर मैं शायद उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो बहुत आपकी आपकी ये बात से मुझे अभी अरुणा सिन्हा की एक बात याद आ गई। जब उन्होंने अपने प्रोस्थेटिक लैग से जब एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की थी, उन्होंने भी पागल कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर इस वक्त मैं रुक गई तो शायद इस देश की सारी लड़कियों के ख्वाब रुक जाएंगे जो ये सोच रही हैं कि हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आपकी ये बात यहाँ मुझको बिल्कुल हिट कर रही है और मुझे लगता है कि जो देख रही हैं, जो सुन रही हैं आपको वहाँ, उनको भी ये हिट कर रहा होगा। क्योंकि भले ही हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं चारों तरफ हमें मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि एक क्राइटेरिया बनाकर आगे बढ़ाना, स्पेशली कि ऐसा लगता है जैसे कि हमने पैर में एक जंजीर बांध दी और कह दिया कि जाओ वहाँ ओढ़ो। क्या ऐसा फीलिंग आपने महसूस किया, ऐसा फील किया लाइफ में? हाँ, मैंने वो चीज़ खुद को फील कराई है कि अब मुझे नहीं रुकना है। चाहे कहते ना कि एक समय होता है वो भी रोकने वालों का, वो उनका समय निकल गया। अब जो मेरा समय है, अब मैं यहाँ से नहीं रुकूंगी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगी कि मुझे कौन क्या कह रहा है। अब मैं अगर आप सही हैं जी तो बढ़ते जाओ और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बहुत सही बात। आप क्योंकि एक रैपिड फायर गेम और आपके साथ में खेलना चाहूँगी मैं, है ना? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, पसंदीदा मूवी दंगल या सुल्तान? दंगल, वो रियल है। ओके, अगर कुश्ती ना होती तो आप क्या कर रही होती? शायद मैं भी जो घर में बैठ के एक चूल्हा चौका जो वो कर रही होती। और मैं तो कहूँगी, एक एक बात ये कहूँगी, अगर मुझे जन्म मिले ना फिर से, तो मैं उस जन्म में भी कुश्ती खेलूं और देश के लिए मेडल जीतूं, क्योंकि मुझे कुश्ती से बहुत प्यार है। क्या बात है। और कोई कहेगा आप कुश्ती छोड़ना चाहोगे कि जान? में कहूँगी जान छोड़ना चाहूँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अखाड़ा या बुडापेस्ट के होटल, कहाँ ज्यादा मजा आया? उस मैट पे मज़ा आया जहाँ हम फाइट लड़े थे। क्योंकि होटल तो हम यहाँ भी कई बार अपने स्टेट में भी, इंडिया में भी रहे हैं, लेकिन जो एक वो फील था जो मैट पे लड़ने का, वो फील तो हमें वहीं आएगा जहाँ हमारा फाइट एरिया होता है। मतलब आपने हमेशा अपना अखाड़ा ही चुनना है और कुछ ही चुनना है। अच्छा, लास्ट में आपकी कहानी सुनकर जो लड़की यहाँ आपको देख रही हैं, लड़कियाँ जितनी भी, वो क्या सीख सकती हैं? आपके संघर्ष की एक सबसे बड़ी सीख क्या है? मैं ये कहूँगी, अपने सपनों को मत मारो। अगर आपने सपने को मारो तो आप पहले ही मर चुके हो। और अगर आप सपना जीते हो तो आप खुद नहीं जीते हो, आपके साथ जो पीछे जो कहते हैं ना आने वाली जनरेशन है, वो आपसे सीखेगी और आपको याद रखेगी कि उसने ऐसा किया। तो आप एक उनका रोल मॉडल बनिए। कहते हैं कि पीछे खींचने वाले तो बहुत हैं, आगे बढ़ने वाला कोई एक ही होता है। तो ऐसे ही आप सब आगे मैं तो कहूँगी सभी महिलाएं आगे, हर एक महिला में एक ना एक हुनर होता है, वो अपने हुनर को जाने और आगे बढ़े। कोई आपको नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अब इसी बात पे एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, कि क्या आज भी आप उन लोगों को याद करती हो जिन्होंने कभी कहा था कि आप रानी कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती? आज वो अगर आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो उनसे क्या कहोगी? मैं एक ही बात कहूँगी, जो किसी ने एक ने बोला था कि तुम्हारे पास क्या है, कुछ सिर्फ कुश्ती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे पास वो चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है। और आज मैं इतना अचीवमेंट किया है जो मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था, और आज मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप भी देख सकते हो कि आज मैं क्या हूँ। तो सीधा दाव लगाकर आप यहाँ पर सीधा दाव के साथ में जवाब नहीं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपका यहाँ आने के लिए और इस पॉडकास्ट की जो शान है उसको बरकरार रखने के लिए। और तो आज हमने जाना कि कैसे लाइफ में जो एक पुश होता है ना, वो आपको अपने अंदर से लाना पड़ता है। देखो, चाहे कोई भी कितनी भी मुश्किलें आपके सामने क्यों ना खड़ा करे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर नजर रखनी है और बस बढ़ते जाओ यार। कुछ किसी के कहने से मत रुको। अगर आज का ये पॉडकास्ट तुमको इसी तरह से समझ आया ना, तो मुझे लाइक कर दो, शेयर कर दो इस पॉडकास्ट को, और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या
तुमने वाकई इस चीज़ को समझा और क्या लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़ने का सोच रहे थे? कुछ और भी ख्याल हो तो वो भी लिख भेजना। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो। राधे राधे।